मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जब आपने संसद में कदम रखा और शपथ ली तो क्या भावना आपके मन में जागी? ऐसे शपथ लेंगे कि समस्तीपुर के जितने भी लोग हैं उनको हम पे गर्व हो। क्या ये कारण है कि आपने एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपने आप को बेटी के रूप में प्रेजेंट किया और कहा मैं समस्तीपुर की बेटी हूँ इसलिए मुझे वोट दीजिए? जो हमारे विपक्ष के लोग थे वो बार बार ये टारगेट कर रहे थे कि ये बाहरी हैं, तो इसीलिए उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने कहा था कि नहीं, हम बिहार की बेटी हैं और हम समस्तीपुर की बेटी हैं। सो सबसे पहले शांभवी ये पूछूं कि जब आपने संसद में कदम रखा और शपथ ली तो क्या भावना आपके मन में जागी या क्या सोच रही थी आप? उस टाइम तो सच बताएं तो ज़्यादा सोचने को समय ही नहीं मिला, ज़्यादा सोचने को कुछ टाइम ही नहीं था। एंड एज अ यंग पर्सन पहली बार शपथ लेने जा रहे थे तो डर तो लग ही रहा था, नर्वसनेस तो था ही, पर कॉन्फिडेंट भी थे, खुद पे भरोसा था, विश्वास था कि शपथ अच्छे से ले पाएंगे, शपथ लेंगे और समस्तीपुर की जितनी भी जनता है ऐसे शपथ लेंगे कि समस्तीपुर के जितने भी लोग हैं उनको हम पे गर्व हो। नर्वस थी, डर लग रहा था क्योंकि शपथ आपने बिना पढ़े ली और वो शायद सिर्फ आप ही ने किया, तो नर्वसनेस तो फिट इन नहीं कर रहा है, तो आप वो कॉन्फिडेंट थी शायद? नहीं, जैसा कि आपने कहा, शपथ लेने में और शपथ पढ़ने में बहुत छोटा सा एक डिफरेंस होता है जो आई थिंक लोग अब नहीं उसको ध्यान में रखते हैं। हम शुरू से, मेरे को मन था कि जब भी हम शपथ लें तो हम उसको पूरे तरीके से शपथ लें, कि जब हम शपथ ले रहे हों तो हमारी जो जनता है उनको हम पे भरोसा हो, उनको हम पे यकीन हो, उनको हम पे गर्व हो। और हम मानते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। दिल से जब आपको शपथ, मतलब अगर आप शपथ दिल से नहीं ले रहे हो तो क्या फ़ायदा। तो जब आप अगर दिल से ले रहे हो और वो अगर कहते ना, वो शब्द अगर आपके जहन से निकल रही है तो डर नहीं लगेगा उतना। पर ऐसा नहीं लगा कि शायद लाइंस भूल जाएं? और कितना प्रैक्टिस किया आपने? देखिए, कितना पढ़ा, कितना याद किया? शपथ का जो रेफरेंस होता है ना, वो हम लोग को एक दिन पहले मिल जाता है कि ये चीज़ आपको आगे जा कर के कल पढ़ना है। तो उसके मिलने का पॉइंट ये होता है कि आप उसको एक बार पढ़ लो, ताकि जब आप शपथ ले रहे हो आप फंबल ना करो, आप उसको तरीके से ले सको। जो एक वो बहुत फॉर्मल प्रोसेस होता है, उसको आप फॉर्मली अच्छी तरीके से उसको कर सको, इसीलिए वो आपको दिया जाता है। तो नेचुरली मेरा पहला टाइम था शपथ लेने का, तो 2-3 बार हमने उसको पढ़ा था। पर आई थिंक शपथ जब हम ले रहे थे तो सुबह से इतने सारे लोगों को हमने शपथ लेते हुए सुनना था कि वो ऑटोमेटिकली भी आपके दिमाग में रिटेन कर जाएगा। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बेयरली 4 लाइन्स। मतलब मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि सब लोग इतने शॉक्ड क्यों, मतलब 4 लाइन तो थे। पर अभी तक सब लोगों ने पढ़ के ही लिया है, सीनियर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस ने भी। सो आपने ये, इफ़ आई मे यूज़ द टर्म, जुर्रत कैसे की? पता नहीं सही में आई हैव नो आइडिया। कभी अब तो वीडियो देखते तो मेरे को भी लगता है ये कैसे हो गया, ये मतलब यू नो हाउ डिड दिस हैपन। पर हम मानते हैं कि नहीं, समस्तीपुर की जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ आया है कि हमको कोई नहीं रोक सकता। समस्तीपुर की जनता की बात करें तो एक वाक़या है जहाँ पर एक वृद्ध महिला आपसे लिपट कर उन्होंने कहा, मैंने कभी एक प्रत्याशी को भी नहीं देखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत दूर की बात है। उसका क्या इम्पैक्ट हुआ आप पर, कैसे आपने उसको हैंडल किया, एंड डिड इट डू समथिंग टू यू, डिड इट चेंज समथिंग इन यू? ऑफ कोर्स वो पता है, उस टाइम इट मेड मी रियलाइज़ कि जनता को अपने चुने हुए नेता पे कितना भरोसा होता है, उन पे कितना उनका आस टिका हुआ होता है। वो लगातार हमारा फ़ोटो देख रही थी, जो पैम्फलेट्स हम लोग देते हैं उसमें उन्होंने मेरा फ़ोटो देखा था, फ़ोन में वो हमारे वीडियोस देख रही थी, और उनको बस ये वो मान ली थी कि वो शायद हमको कभी नहीं देखे। एंड वो ओल्ड भी थी, उम्र भी ज़्यादा थी, तो आई थिंक उनको लगा होगा कि वो ट्रैवल नहीं कर सकती। पर हम उनके, और ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप किसी रिमोट विलेजेस में, दूर दूर के गांव में जाएं तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि हमने कभी आज तक अपने सांसद प्रतिनिधि को नहीं देखा। हमको तो लोग कहते थे कि हम लोग पहली बार आपको देख रहे हैं, जाइए अब आपका ही वोट हो गया, मतलब आपको कम से कम हम लोग देख तो लिए। सो यू नो ये सारी चीज़ें होती हैं, और तब आपको बताना पड़ता है कि नहीं, आप, ये मेरा विज़न है, ये मेरा आइडिया है, ये हम करना चाहते हैं। पर हाँ, उस टाइम पे जब वो लिपट के हमसे रोई, तब हमको लगा कि नहीं, हमको अब इनके लिए काम करना है।
यहाँ की जो जनता है हमको उसके लिए काम करना है, और जो भी इनका आस है या जो भी यहाँ की जनता बहुत कम मांगती है आपसे, अगर आप उतना भी नहीं कर पाओ तो फिर क्या फ़ायदा। आप दिल्ली में पढ़ी, लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पर जब आप यहाँ थी तो एक लाइन बहुत बार कही जाती थी, अरे आप तो बिहारी लगती ही नहीं है। उसको आपने एक कटाक्ष के रूप में लिया, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिया, कैसे आपने ये हैंडल किया? डेफिनेटली मेरे को लगता है कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है ये एक सर्टेन स्टीरियोटाइप से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो सोच, पता नहीं क्या लोगों को लगता है कि बिहारी कैसे लगते हैं। मेरे को लगता है बिहारी बहुत अच्छे लगते हैं, और वो उस टाइम पे एक सॉर्ट ऑफ ये, इफ़ आई में से सो, रेसिज्म होता है जब आप किसी को स्टीरियोटाइप करना चाहते हैं पर्टिकुलर तरीके में कि आपकी तरफ से जितने भी लोग आते हैं वो इसी तरह दिखते हैं या इसी तरह रहते हैं, और उसको वो बहुत पॉजिटिव अच्छी तरीके में वो नहीं बोलते हैं, वो उसको ख़राब ही तरीके में, नेगेटिव तरीके में बोलते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल, आई वॉज इन कॉलेज, जस्ट हम दिल्ली आए थे और आपको ऐसा कुछ सुनने को मिले कि अरे आप तो बिहारी लगती ही नहीं है, तो हम उसको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं देखें। मेरे को लगा कि नहीं, ये जो बिहारी के साथ स्टीरियोटाइप है और जो बिहारी आइडेंटिटी क्राइसिस एक क्रिएट हो रहा है, उसके लिए कुछ करना है, बिहारियों के लिए कुछ करना है, और पूरी दुनिया को दिखाना है कि बिहारी क्या कर सकते हैं। बिहारी क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत कहते हैं एजुकेटेड होते हैं, बहुत ही डिटर्मिन्ड लोग होते हैं, और बहुत प्यारे लोग होते हैं। जब हम कॉलेज में थे तो अपने कॉलेज के सारे लेडी श्री राम में हम लोग को एक कोर्स फील्ड वर्क करना होता है, जिसमें हम लोग फील्ड पे रिसर्च करके एक अपना प्रपोजल तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो उसमें हम लोग यूजुअली बाहर, दिल्ली के बाहर ट्रैवल करके वो करते हैं। फॉर 14 डेज़ हम लोग को ट्रैवल करना होता है। हम अपने कॉलेज की सभी, मेरे जितनी भी बैचमेट्स थी, सबको हम अपनी HOD से परमिशन लेके, HOD को मना के सबको बिहार लेके गए, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं, असली बिहार क्या है देखना बहुत ज़रूरी है। जो फिल्म में दिखाते हैं और जो TV पे दिखाते हैं वो बिहार असली बिहार नहीं है। और जब वो वहाँ पे गए, सबका यही कहना था कि हम लोग को पता नहीं था कि बिहारी लोग इतने अच्छे होते हैं। तो उनका नज़रिया कितना नज़रिया बहुत बदला उनका, और हमको लगता है कि वो सब खुशी खुशी आए, और हमने उनको यही कहा था कि आप कहीं और तो यू विल ट्रैवल, ऐसा नहीं है कि देश में आप किसी और जगह तो जाओगे ही जाओगे, पर आप कभी बिहार नहीं आओगे विदाउट अ रीज़न। इसीलिए ये रीज़न है, आप चलिए और आप बिहार को देखिए। और आई थिंक सबको बहुत मज़ा आया। हम लोग नालंदा गए, हम लोग बोध गया गए, और उनका जो एवरीडे इंटरेक्शन भी होता था, वहाँ के रिक्शा पुलर्स हों या वहाँ के लोकल वेंडर्स हों, उन लोग के साथ, तो सब यही कहते थे कि यार हमें पता ही नहीं था कि बिहारी इतने अच्छे होते हैं, इतने हेल्पफुल होते हैं। मैंने कहा हाँ, शुरू से तो यही कह रहे हैं हम। आपकी एक इंटरकास्ट मैरिज हुई, उसके क्या चैलेंजेस थे, और वो आपके इलेक्शन को नेगेटिवली या पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट किया उसने? मेरा लव मैरिज था, और हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी की। जब हम शादी कर रहे थे तो मेरे लिए ये ज़रूरी था कि जो भी मेरा पार्टनर हो, जो भी जिससे भी हमारी शादी हो, वो सपोर्टिव हो, वो एक अच्छा इंसान हो, क्योंकि हमको लगता है कि ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान की ज़रूरत प्यार से ज़्यादा होती है। और उस शादी की बहुत चर्चा भी हुई थी। उस शादी की बहुत चर्चा भी हुई थी। इंटरकास्ट मैरिज था, बिहार में ऐसा कम देखने को मिलता है, और कुछ लोग हमेशा होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उनको कहना ही होता है। तो वो लोग तो थे ही, हमारी शादी में भी थे, पर ठीक है, सबको हमने बहुत पॉजिटिवली लिया और ज़्यादा ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए, क्योंकि आई वॉज कन्विंस्ड कि जिस इंसान से हम शादी करें वो एक अच्छा इंसान है, वो आने वाले समय में हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, मेरी जो भी सपने हैं उसको पूरा करने में हमारी मदद करेगा, और मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और जहाँ तक रही बात इंटरकास्ट मैरिज की और उसका रिफ्लेक्शन हमारे चुनाव में, तो चुनाव के दौरान बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि अरे इसने तो भूमिहार से शादी की है तो ये दलित नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि ये नकली दलित है, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है कि अगर असली दलित होती तो दलित में ही शादी करती। तो उन सबको हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो ससुर जी हैं, मेरे फादर इन लॉ आचार्य किशोर कुणाल जी, उन्होंने जितना दलितों के लिए काम किया है, दलितों के उत्थान के लिए काम किया है, इमांसिपेशन ऑफ दलित जो इन ट्रू सेंस होता है वो उन्होंने किया है। किताबें लिखी हैं उन्होंने, दलित देवो भव लिखा है उन्होंने, और नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले अगर कहीं कोई दलित पुजारी थे जो मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम किया है, वो हनुमान मंदिर के ही दलित पुजारी थे। उसके बाद भी
जब हम लोग का शादी का बात हुआ तो एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं दलित से शादी नहीं करना है। उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि दोनों बच्चे खुश रहें एक दूसरे के साथ। और हम ये मानते हैं कि ये होता है एक सही उदाहरण समाज के लिए, और समाज में हर किसी को ऐसे ही देखना चाहिए। पर आपने ये भी कहा कि आपने, दो यू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, फिर भी आपने पर्सनली डिस्क्रिमिनेशन बहुत एक्सपीरियंस किया है। एक तो कुछ वाक़या बताएं। हम लोग जब स्कूल में जाते थे, बच्चे थे, तो जैसा लोग बात करते हैं वैसे आपको वो फील कराते हैं कि शायद दलित होना उतना अच्छा बात नहीं है। वो ऐसा बात ही वो करते हैं। और ये जब आप छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं डिस्कस कर सकते, वो एक फ्रेंड्स के सेटिंग में ही चलता है। तो फिर 9th and 10th में जब फॉर्म्स फिल आउट करने होते हैं CBSE के, तब वहाँ पे आपको अपना कास्ट आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। उस टाइम पे सब लोग देखते हैं एक दूसरे का कास्ट कि अच्छा आप कौन से कास्ट से हो, आप कौन से कास्ट से हो, अच्छा आप दलित हैं, अच्छा आप ये हैं, ऐसे करके। और फिर जब आपके कॉलेज का एडमिशन का टाइम आता है तो वो कहने लगता है अरे तुम तो दलित हो, तुम्हारे पास तो रिजर्वेशन है, तुमको पढ़ने लिखने का क्या ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि ये दलित होकर अच्छे कॉलेज में चली जाएगी, तुम जनरल होकर के किसी ख़राब कॉलेज में चले जाओगे। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। जब आप ये सोचते हो कि नहीं आप दलित हो इसीलिए आपको कुछ करने को मिल रहा है, या आपको कुछ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके पास रिजर्वेशन है, ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत सारे लोग हमारे कास्ट में ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम इस कास्ट से आते हैं तो हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं, मतलब हम XYZ कास्ट से होके ये काम क्यों करेंगे, हम लोग ये सब, हम लोग के समाज में ये सब नहीं होता है। तो ये एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है बहुत सारे लोगों को। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे तुम तो दलित हो, तुम तो ये काम कर सकती हो, हमारे समाज में ये सब नहीं होता है। तो ये सब भी एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और वो आजकल समाज में एक अंडरटोन, जब वो ये ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो एक अंडरटोन होता है उसमें, और वो अंडरटोन जो है वो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप किस तरह से ये बोलना चाह रहे हैं। आपके कैंपेन के दौरान आपको एज एन आउटसाइडर देखा गया था, और क्योंकि आपका कनेक्शन समस्तीपुर से सिर्फ आपकी मदर इन लॉ का कनेक्शन था, क्या ये कारण है कि आपने एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपने आप को बेटी के रूप में प्रेजेंट किया और कहा मैं समस्तीपुर की बेटी हूँ इसलिए मुझे वोट दीजिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बेटी वाला तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं था। मेरे को लगता है कि दिल से हम चाहते थे कि समस्तीपुर हमको अपनी बेटी माने। जब हम वहाँ पे पहली बार भी गए थे तो हमने कहा था कि हमें प्रत्याशी के रूप में मत देखिए, हमें आप अपनी बेटी के रूप में देखिए। और हम अपने क्षेत्र से पहली महिला सांसद भी हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको लगता था कि कई वर्षों से उनके वादों को पूरा नहीं किया गया है, कई उनके साथ धोखा हुआ है। उनको ऐसा लगता था कि लोग उनकी बातें नहीं सुन रहे, उनके जो सांसद हैं वो उनका काम नहीं करते। तो जब हम चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो हम उनको यही कहते थे कि आप लोग हर समय बेटे को जिताते हैं, एक बार आप लोग बेटी को जिता के देखिए, बेटियां कभी दिल नहीं तोड़ती। तो ये वहाँ से पिकअप हुआ था कि ये समस्तीपुर की बेटी है। और जो हमारे विपक्ष के लोग थे वो बार बार ये टारगेट कर रहे थे कि ये बाहरी हैं। तो इसीलिए उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने कहा था कि नहीं, हम बिहार की बेटी हैं और हम समस्तीपुर की बेटी हैं, और हमें नहीं लगता कि कोई भी मेरे और समस्तीपुर के रिश्ते को डेवलप करने से, बिल्ड करने से, आगे बढ़ने से रोक सकता है। बकरी चराना, गोलगप्पे खाना, वॉज दैट पार्ट ऑफ योर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? क्या उसको एक पॉलिटिकल ड्रामा कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ऑनेस्टली बहुत दिल से हुआ था। जैसा कि हमने कहा कि हमें जानवरों से बहुत लगाव है, और सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान नहीं, उसके पहले भी आप देखिएगा हम रोड चलते डॉग्स को उठा के प्यार करते हैं, बकरियों को, गाय को प्यार करते हैं। तो वो मेरे को एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है। और जहाँ तक रही बात गोलगप्पे की, और ये मेरे को लगता है कि आप जिस सेटिंग में हो उस सेटिंग में आप, जब हम जनता से भी मिलने जाते थे तो वो जो भी काम कर रहे होते थे वो हमको करना पसंद था। जैसे चारा का मशीन हम चला के चारा काटे हैं, ये सब भी हम किए हैं। तो वहाँ पे महिलाएं बैठ के करी थी, तो हमने कहा दीदी हमको भी देखना है कि आप ये कैसे करती हैं, तो फिर हम वो किए। सो हमको ये लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जनता से कनेक्ट करो ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो। ठीक है, पॉलिटिकल भाषण सही रहता है, पॉलिटिकल आप एक एटमॉस्फेयर में जाते हैं, लोग अपने सांसद को हमेशा प्रोटोकॉल में देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखते हैं, गार्ड से घिरे हुए देखते हैं। वो लोग कभी सांसद को एज अ पर्सन देख ही नहीं पाते कि सांसद इंसान कैसा है। और हम चाहते थे कि लोग मेरे को
एक अगर हम बोल रहे हैं कि आप हमको अपनी बेटी के तरह अपनाइए, तो एक बेटी का रूप भी तो उनको दिखाना ज़रूरी है। तो हम बहुत नेचुरली ये सारा चीज़ करते थे। और आज भी हम समस्तीपुर वापस जाते हैं तो कोई भी दुकान में रुक के कुछ ख़रीदना हो तो ख़रीदते हैं, कहीं भी यू नो लाइक लोकल लोग से इंटरेक्ट करना, चलना, गोलगप्पे खाना, आज भी हम ये सब करते हैं। शाम्भी चौधरी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हिंदुस्तान टाइम्स हमें बुलाने के लिए और इतना खूबसूरत इंटरव्यू करने के लिए। थैंक यू।